हाइब्रिडाइजिंग इन ऑर्बिटल चलती कैसे है, यहाँ से शुरुआत करते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बने और तुम कंफ्यूजन में ना जाओ। तो हाइब्रिडाइजिंग ऑफ ऑर्बिटल में हम ये देखेंगे किस किस तरीके से होती है, किस किस के लिए होती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि अगर मैं किन्हीं भी दो ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करूं तो उसमें दो रोल प्ले करेंगे। पहला डायरेक्शनैलिटी और दूसरा सिमेट्री। सिर्फ ये दो चीजें हैं जो पूरी हाइब्रिडाइजेशन को गवर्न करेंगी। पहला डायरेक्शनैलिटी, दूसरा सिमेट्री। अभी डायरेक्शनैलिटी क्या है, पहले वाले से शुरू करते हैं, इस वाले से शुरुआत करते हैं। तो डायरेक्शनैलिटी मतलब होता है कि मुझे पहले से ही थोड़ा आभास है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां है, उसका आइडिया। ठीक है, आइडिया या रीजन वेयर द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज। ठीक है, ये लाइन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और ना तुम्हें समझ आएगी। तो तुम ऐसा मान के चलो कि किसी एक्सिस के लोग किसी डेंसिटी का पाया जाना वो डायरेक्शनलिटी होती है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, ये भी कह सकते हो तुम, ये तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा साथ के साथ तुम ये भी पढ़ोगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, और पहले तो यही है डायरेक्शनलिटी क्या होती है, उससे थोड़ा सा आइडिया पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है समझना। जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की डायरेक्शनलिटी कम होती है, अभी मैं प्योर के बारे में बात कर रहा हूं। प्योर एस डायरेक्शनलिटी कम होती है प्योर पी डायरेक्शनलिटी। जैसे मान लो मैंने एक्स एक्सिस की बात करी दोनों के लिए, जब दोनों के लिए एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मिलेगी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होगी, तो कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो, पढ़ी तो ही फिर भी बता दो। कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहली कंडीशन जल्दी बोलो, किसी को भी हाइब्रिडाइज करवा दोगे क्या? और अनपेयर्ड कौन से, वैलेंस, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एनर्जी गैप ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट बी वेरी लो, बहुत कम एनर्जी गैप होना चाहिए उन ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइज करने जा रहे हैं, जो हाइब्रिडाइज करने जा रहे हैं उन ऑर्बिटल में बहुत कम गैप होना चाहिए। ठीक है, तुमने ओवरलैपिंग पढ़ी थी, हमने ये भी पढ़ा था नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये दो कंडीशन है। अब ये दो कंडीशन ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल की कंडीशन है, बाकी यही दो कंडीशन अलग अलग तरीके से बिहेव करके अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन बना सकती है, बट दिमाग में तुम्हारी यही होना चाहिए। पहली कंडीशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करवा के करोगे क्या, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। दूसरा एनर्जी गैप बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है तुम 1s और 3d को मिला दे रहे हो, उससे कुछ भी नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर ने सारे कॉम्बिनेशन बनाए बताए हैं पर 1s 3d नहीं बताया हमें कभी, रीजन क्या है उसका? पॉसिबिलिटी नहीं है, फिजिबल नहीं है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने तुम्हें अब तक बताया उसका रीजन क्या था? फिजिबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड सिमेट्री, यही था, वही रहेगा, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में और ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस के साथ देखते रहेंगे। तो ये इसका एक्स एक्सिस था, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसकी कोई डायरेक्शनलिटी एज ए फिक्स नहीं है, अनआइडेंटिफाइड डायरेक्शनलिटी है, वो अपनी सहूलियत के लिए हमने बांट ली। इसकी डायरेक्शनलिटी है इसके पास। ठीक है, तो पी की डायरेक्शनलिटी ज्यादा होती है किसी भी एस ऑर्बिटल से। डायरेक्शनलिटी का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ठीक है, अब मान लो एस और पी ओवरलैप कर गए तो ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, ये बोला जाएगा एसपी इंटरेक्शन। क्या बोला जाएगा? एसपी इंटरेक्शन। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, और ये बना तुम्हारा ओवरलैपिंग रीजन, ये बना तुम्हारा ओवरलैपिंग। अभी तक हमने ये पढ़ा, मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत करवाई थी, पहले बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन का हिसाब लगाना सीखो, हिसाब सीख गए। हिसाब सीखने के बाद अब असली पिक्चर पे आते हैं, व्हाट एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, व्हाट हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल इज, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा ये पहले ओवरलैप करेंगे फिर हाइब्रिडाइज करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा।
बहुत ध्यान से सुनना जो भी बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे जल्दी भी हो जाएगा और एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। दोबारा सुनो, अभी तक हमने क्या सीखा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। कहानी उल्टी है, पहले ही हाइब्रिडाइज हो जाते हैं फिर बाद में ओवरलैपिंग होती है। समझ आया? फिर से एक ये वाली बात याद रखो कि हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं के बीच में होगी जिनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा। जिन दो ऑर्बिटल की एनर्जी के बीच का गैप बहुत कम है उनके बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी फिर बाद में ओवरलैपिंग होगी। क्लियर हुआ? पहले डायरेक्शनैलिटी आएगी फिर ओवरलैपिंग होगी, पहले डायरेक्शनैलिटी आएगी फिर ओवरलैपिंग होगी। ये बात क्लियर हुई? अच्छा तुमने एक और चीज पढ़ी थी कि पीपी इंटरेक्शन, एसपी इंटरेक्शन और एस इंटरेक्शन में बॉन्ड ऑर्डर ये होता है, PP interaction is always stronger than SP interaction is always stronger than SS interaction, keeping the n same, है ना, for same size, अगर सारे सेम साइज के। ये पढ़ा है हमने। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसकी डायरेक्शनैलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी डायरेक्शनैलिटी उससे कम डायरेक्शनैलिटी इसकी, और इसकी तो डायरेक्शनैलिटी खोई हुई होती है। ये वाली बात भी याद आ गई? पक्का? अच्छा अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो समझना। डायरेक्शनैलिटी तो क्लियर है ना? तो बहुत जरूरी बात, एनी hybridized orbital will always have more directionality than any pure orbital। किसी भी प्योर फॉर्म में ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनैलिटी किसी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की होगी। कौन से वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन से वाला उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ये ओवरलैप बाद में करेंगे, पहले हाइब्रिडाइज होंगे। ये ओवरलैप बाद में करेंगे, पहले हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज होते टाइम ओवरलैपिंग होती है, ऐसा सुनो, है ना। साइमल्टेनियसली नहीं होता, पहले सिमेट्री डिसाइड होती है, पहले सिमेट्री डिसाइड होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बाद में आएगा, पहले ज्योमेट्री तय करेगी क्या होगा। अगर तुम 10 किलोमीटर ऊपर भी एक सीधी सड़क बना दोगे नीचे तब भी नहीं गिरने वाले, पर अगर जमीन पे ही ढलान डाल दोगे तो नीचे की तरफ आओगे। तो पहले डायरेक्शनलिटी मैटर करेगी, पहले सिमेट्री मैटर करेगी। तो पहले अपनी सिमेट्री सुलझाएंगे, और ऐसा करते करते ओवरलैपिंग हो रही होगी, ऐसा करते करते। बट शुरुआत कहां से होगी? सिमेट्री से। डायरेक्शनलिटी सिमेट्री एक ही बात है ना। अच्छा तो ये क्या है? प्योर एस, ये है प्योर पी, और इनको करवा रहे हैं हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज होते टाइम इनकी डायरेक्शनैलिटी बदलेगी। सबसे पहले तो क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को ही फिजिक्स में क्या बोला था हमने? इंटरफेरेंस, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आएगी मतलब इंटरफेरेंस हुई होगी। अब तुम जानते हो इंटरफेरेंस कभी भी एक तरीके की नहीं होती, किसी एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बट किसी स्पेस में हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती। स्पेस बदलेगा, इंटरफेरेंस बदलेगी। ये बात समझ आती है? तो ये वाली बात ना तुम्हें कोई बताएगा ना फ्यूचर में कोई बता रहा होगा। तो इसीलिए मैं बताता हूं, जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो तुम्हें सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाता है, एक हिस्सा नहीं दिखाया जाता, ठीक है। पहले वो बताता हूं जो दिखाया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई, इंटरफेरेंस अगर हुई, इंटरफेरेंस होने के बाद हमेशा ही, अगर स्पेस की बात करो, स्पेस में कहीं डिस्ट्रक्टिव होगी, कहीं। ये बात क्लियर है? अच्छा तो अभी हम डिस्ट्रक्टिव वाले पे ध्यान देंगे, सॉरी कंस्ट्रक्टिव वाले पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा अब गैस करो कि इन दोनों को जोड़ने के बाद एक जगह तो इन दोनों के जुड़ने से भी ज्यादा आएगा अमाउंट, और एक जगह इन दोनों के घटने से भी ज्यादा आएगा अमाउंट। वन इज डिस्ट्रक्टिव, वन इज, तो अभी कंस्ट्रक्टिव में जो इन दोनों की मिला के डायरेक्शनैलिटी थी उससे भी ज्यादा डायरेक्शनैलिटी आएगी। समझ आया? तो जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो मुझे बताओ, पहली बात तो ये शेप किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन के घर की? घर की भी नहीं, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी की, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी की। तो यहां आएगी प्रोबेबिलिटी शिफ्टिंग, प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होगी। क्या? हम्म
बिल्कुल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ऐसा हो रहा है और उसके लॉजिक बना रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डीप लेवल पे जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा भाई प्रोबेबिलिटी शिफ्टिंग पहले पढ़ो क्या होती है, उससे पहले तुम्हें फंक्शन शिफ्टिंग, उससे पहले फंक्शन शिफ्टिंग से पहले फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब सीएससी की नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान ले लेते हैं चुपचाप, क्या ऐसे ऐसे हो रहा है ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो एनर्जी में रिडिस्ट्रीब्यूशन आया, इंटरफेरेंस हुई, इंटरफेरेंस होने के बाद प्रोबेबिलिटी शिफ्टिंग हुई, प्रोबेबिलिटी शिफ्टिंग होने के बाद अब इनकी सिमेट्री चेंज होगी। और सिमेट्री क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि अब जो सिमेट्री बनेगी वो पहले से ज्यादा बेटर होगी, पहले से ज्यादा बेटर होगी। ये शिफ्टिंग इसीलिए हुई है ताकि ओवरलैपिंग रीजन बढ़े। क्या होगा ओवरलैपिंग रीजन बढ़ने से? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आसान भाषा में। तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये इस तरीके से शिफ्ट होंगे। यहां तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस, जहां नोड है वहां न्यूक्लियस। और मुझे बताओ यहां प्रोबेबिलिटी कितनी थी? अब यहां प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% बची है, 90% यहां आ गई है। तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि यहां 1/10, यहां अब 1/10 और यहां 9/10, 9/10? इससे ज्यादा ढूंढ लाओगे क्या प्योर में? समझ आया? यहां तो कोई परेशानी? अब ये ना तो एस है ना पी है, ये ना तो एस है ना पी है। समझ में आया? ये हुआ कंस्ट्रक्टिंग, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक डिस्ट्रक्टिव भी पैरेलली चलेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव आ रहा होगा। है ना? तो अब डिस्ट्रक्टिव ऑन दी अदर हैंड क्या होगा? इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसमें थोड़ा सा सिमेट्री पे भी ध्यान दो। मुझे बताओ न्यूक्लियस यहां है, मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन कम हुई, फेवर, ये बात फेवर कर रही है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन कम हुई क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस न्यूक्लियस के पास ज्यादातर इलेक्ट्रॉन है खींचने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस दूर चले गए हैं, न्यूक्लियस दूर चले गए हैं। पहले मान लो ये न्यूक्लियस था और यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा था इसमें, ये न्यूक्लियस था यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा था इसमें, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिपल्शन दे रहे थे, अगर ऐसे और ऐसे की बात करें। और एक टाइम पे ऐसे और ऐसे दे रहे थे, है ना? पर अब यहां पे न्यूक्लियस दूर भाग चुके हैं, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव अट्रैक्शन बढ़ी घटी? तो ये सिमेट्री बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही है हमें, इसीलिए प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा आ गई। समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? पर एक ऐसे भी तो होगा ना, इसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। ये यहां न्यूक्लियस, ये यहां न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियर रिपल्शन डोमिनेट कर रही होगी? और अब इसी का उल्टा काम यहां हो चुका होगा, इसे बोलेंगे एंटी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये किसकी देन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसकी देन हुई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की देन हुई। न्यूक्लियस न्यूक्लियस पास में आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर इधर आ गए, तो न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ी, न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ी। जब न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हुआ, पर न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ा, और न्यूक्लियस ज्यादा रिपेल कर सकता है तो रिपल्शन डोमिनेट कर गई, रिपल्शन डोमिनेट कर गई। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसा सिस्टम बनने से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई? तो इसका मतलब इस सिस्टम की एनर्जी कम हुई और ऐसे वाले सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और इसकी एनर्जी ज्यादा हुई। यहीं से मैं तुम्हारे थोड़े थोड़े सबकॉन्शियस माइंड में ये बात भरता शुरू कर देता हूं कि एंटी ऑर्बिटल ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। समझ आया? कभी कभी मुझे ये सिचुएशन फेवर कर सकती है, कभी कभी, ठीक है? तो अभी से ही पढ़ना चालू करता हूं, पढ़ाना चालू करता हूं इसको। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, एंटी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे बनेगा, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव है, दोनों इंटरफेरेंसी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कहीं ये हुआ होगा कहीं ये हुआ होगा। ये बात समझ में आई? सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें प्रोबेबिलिस्टिक है। कैसी हैं? प्रोबेबिलिस्टिक। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इसकी है क्योंकि सिस्टम उधर शिफ्ट होते हैं जहां एनर्जी डिक्रीमेंट आता है और इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ऐसे सिस्टम फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसे सिस्टम फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है? हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। तो नीचे वाले हम ये कह सकते हैं कि जहाँ उनकी ना पाने की प्रोबेबिलिटी थी और उसकी ना पाने की प्रोबेबिलिटी थी वो भी इंटरफेयर करी, तो उन्होंने वहाँ ज्यादा ना। एक्चुअल में जो तू बोल रहा है वो आफ्टर इंटरफेरेंस हुआ है, जो तू बोल रहा है वो आफ्टर इंटरफेरेंस हुआ है।
इंटरफेरेंस से पहले नहीं, क्योंकि पहले तो देख ऐसे थे, तो पहले पहले इन्होंने इंटरफेरेंस कर ली, तब जाके इन्होंने ये सिमेट्री ली। ठीक है, हाँ भाई, इंटरफेरेंस करवाने के लिए मुझे कुछ तो वैल्यूज, कुछ तो डेटा चाहिए होगा ना, और वो डेटा कौन दे रहा है मुझे? प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन दे रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ये सब चीजें दे रही हैं वो डेटा। तो जब ये सारी बातें मुझे डेटा देंगी, उसी डेटा के हिसाब से मैं अपना काम करूँ। ठीक है अच्छा, अब ये तो तुम्हें समझ में आया ना, सिस्टम सिमेट्रिकली भी ज्यादा फेवर कर रहा है और एनर्जी भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया पहले से भी। अगर ये दोनों ओवरलैप करते, जो हम अब तक पढ़ रहे थे, ये दोनों ओवरलैप करते, ओवरलैप करने के बाद ये हाइब्रिडाइज करते, पर असलियत में होता क्या है, पहले हाइब्रिडाइज में जाते हैं, पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, और हाइब्रिडाइज होने के बाद फिर ओवरलैप करते हैं। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी शिफ्टिंग हुई, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग किसकी होती है? हाँ, ओवरलैपिंग कभी भी प्योर ऑर्बिटल की नहीं होती। ये बात क्लियर हुई? यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, ये है एक्चुअल। अच्छा, रीजन क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? वाई और हाउ यहां दोनों सेम है। अगर तुम ये बता पा रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन हुई कैसे, तो इसका मतलब तुम ये भी बता पा रहे हो क्यों हुई। अगर तुम ये बता पा रहे हो क्यों हुई, तो तुमने ये भी बता दिया कैसे हुई। दोनों एक ही बात है यहाँ, वाई एंड हाउ, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन वाई एंड हाउ। तो हाउ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म एंड वाई हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म दोनों एक ही बात है। तो हाउ इट इज फॉर्मिंग, ये रहा, और इसी में तुम्हें आंसर पता लगा, सिमेट्री और एनर्जी। क्यों होता है उसका भी आंसर यही है कि हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है? एनर्जी कम होने की वजह से। एनर्जी कम कब होगी? मोर ओवरलैपिंग से। और ज्यादा ओवरलैप कर पाएंगे जब प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बीच में शिफ्ट हो जाएगी, दो न्यूक्लियस के, नॉट अवे फ्रॉम दीज न्यूक्लियस। यहां प्रोबेबिलिटी बाहर शिफ्ट हो गई है, यहां प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के बीच में शिफ्ट हुई। ठीक है, तो अब जब तुम कभी भी देखोगे, जब तुम कभी भी देखोगे कि मैंने, जैसे ही मैं इसको देखूंगा तो ये कोलैप्स होगी ना प्रोबेबिलिटी, और किसी एक पॉइंट पे आ जाएगी और वहीं इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही पढ़ाया था। मुझे बताओ, अगर मुझे किसी भी सिस्टम को रैंडमली देख के प्रोबेबिलिटी कोलैप्स करवानी है, तो कौन से सिस्टम को देखना ज्यादा आसान है? अगर मैं इसको देखा तो प्रोबेबिलिटी देखो इन दो के बीच में ही कन्फाइंड है, तो इन दो रीजन के बीच में कहीं कोलैप्स करेगी। बट यहां तो पूरे ब्रह्मांड में एंडलेस कहीं भी कोलैप्स कर सकती है, दो न्यूक्लियस के बाहर। अब समझ आया एक और रीजन, कि यहां प्रोबेबिलिटी कोलैप्स इन दो के बीच में तो बहुत ही रेयर है करेगी, तो प्रोबेबिलिटी कोलैप्स इन दो न्यूक्लियस के बाहर करेगी। और वो कहां कर सकती है? पूरा ब्रह्मांड खुला पड़ा है, दूसरे यूनिवर्स में कर रही होगी भाई, तो कोई एंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो एटॉमिक रेडियस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोवेलेंट वगैरह पढ़े हमने। यहां पे फिक्स हो गई, कन्फाइन हो गई, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में बहुत छोटी दूरी होती है। किसको किससे कंपेयर कर रहे हो, खुद देखो। तो इसका एग्जैक्टली पोलर अपोजिट मॉडल है। यहां एंटीनोड आ ही नहीं रहे ना, एंडलेस है। ये ओपन सिस्टम हो गया और ये बाउंडेड सिस्टम हो गया, ये ओपन सिस्टम, हाँ, और ये बाउंडेड सिस्टम। इसमें भी बाउंडनेस है, बट उसमें बहुत खराब चीजें हो रही हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? पक्का? वैसे भी तुम जानते हो, जितना न्यूक्लियस के पास आएगा इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी तो उतनी ज्यादा लूज कर देगा, बट वो उसका लूज करने का तरीका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। मास तो बढ़ नहीं सकता, क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी जितना पास आएगा, तो इसका मतलब अगर यहां कोलैप्स करेगी प्रोबेबिलिटी, तो इतनी स्पीड से निकलेगी वो कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा यहां पे था भी कभी वो। तो ऐसे बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता लगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रही है। अब इसमें कुछ कुछ और बातें हैं, जैसे जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उनकी सबकी शेप सेम होती है, बस साइज डिफर करेगा। क्या डिफर करेगा? शेप क्यों डिफर नहीं कर रही? उसका भी रीजन है। शेप इसलिए डिफर नहीं कर रही क्योंकि शेप इज डायरेक्शनैलिटी। इसकी क्या डायरेक्शनैलिटी है? ही नहीं। इसकी डायरेक्शनैलिटी है, तो शेप इज डायरेक्शनैलिटी, शेप इज। और अगर मुझे डायरेक्शनैलिटी मैक्सिमम रखनी है तो ऐसे ही बन सकता है। मुझे और कोई स्ट्रक्चर बताओ जिसमें डायरेक्शनैलिटी मैक्सिमम हो जाए।
सिर्फ एक मात्र यही ऐसी शेप है जिसमें हाईएस्ट डायरेक्शनैलिटी है। समझ आया? तो मेरा साइज डिफर कर सकता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, शेप कभी भी डिफर नहीं करेगी। जैसे तुमसे कोई पूछे sp की शेप सेम, sp2 की सेम, sp3 की सेम, sp3d की सेम, sp3d2 की सेम, sp3d3 की सेम, जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सबकी शेप, क्योंकि सबकी डायरेक्शनलिटी वही वैसी आएगी। समझ आया? बट क्या डिफर करेगा? साइज। साइज क्या डिफर करेगा? साइज। तो शेप ऑफ एवरी या फिर ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज सेम बट साइज डिफर, या फिर ओनली साइज डिफर। समझ आया? साइज का हिंदी में पता है तुम्हें? सबसे आसान भाषा में साइज को क्या बोला जाता है? यहां न्यूक्लियस से दूरी। साइज मतलब न्यूक्लियस से दूरी। कम है तो साइज कम है, ज्यादा है तो साइज ज्यादा है। आसान बात है ना? तो मुझे बताओ, अगर मेरा कम साइज का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा साइज का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा? कम साइज का। अगर साइज कम हो गया तो कन्फाइनमेंट और बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन अब मुझे पता है एग्जैक्टली यहां कोलैप्स करने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी? दूसरा एक और रीजन है, और अच्छा रीजन बताता हूं, समझना। मुझे बताओ sp और sp2 ये दोनों के दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी, दोनों की शेप सेम है, दोनों की शेप सेम है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन से इलेक्ट्रॉन पे होती है न्यूक्लियस से? एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में, इसमें नहीं बताना, प्योर में बताओ। sp-d-f सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां मिलेगी इलेक्ट्रॉन पे? एस में। सही बात है? ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुमने इसमें 50% एस कैरेक्टर रखा है, इसमें 33% या 66%? 33% एस कैरेक्टर रखा है। तो मुझे बताओ इसमें और इसमें अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगी, और साइज भी किसका छोटा होगा? ये बात समझ आई? और ये कब देखते हैं? जब साइज कब देखते हैं? साइज ही देखते हैं हमेशा, पहले साइज ही देखते हैं, उसके बाद किसकी बारी आती है? डायरेक्शनैलिटी की। ये बात क्लियर हुई? तो मुझे बताओ इसमें से साइज किसका छोटा? sp का। तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ आती है? यहां तो कोई परेशानी? तो ये जितने भी ऑर्बिटल है सबकी डायरेक्शनैलिटी तो सेम हो गई ना, और क्या डिफर करेगा अब? साइज। तो स्टेबिलिटी निकालना बहुत आसान नहीं हो गया? पहले दोनों देखने पड़ रहे थे, अब सिर्फ क्या देखना है? साइज। खत्म। क्योंकि शेप तो सबकी सेम ही है, क्यों? डायरेक्शनलिटी एक ही तरीके से आ सकती है। समझ आया? तो शेप ऑफ एवरी या ऑल ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज सेम, ओनली साइज डिफर। तो डायरेक्शनलिटी तो सबकी सेम ही है। अब मेरी स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने लग गई? और साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, साइज छोटा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हो गया खेल खत्म। ये बात समझ आई? तो जो मैंने यहां ऑर्डर लिखा था, अब मैं तुम्हारे सामने ऑर्डर लिख रहा हूं, उसमें पहचानना पहले तो। बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां मिलेगी तुम्हें? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहां मिलेगी। ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का नाम sp, इस ऑर्बिटल का नाम sp। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच से ये बॉन्ड कहां से बना है? दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। ये एक हाइब्रिडाइज और एक अनहाइब्रिडाइज। ये प्योर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था ये, वो भी कौन से वाला? हेड वाला। कौन से वाला? हेड वाला, एक्सियल वाला, परपेंडिकुलर वाला नहीं। क्या तुझे समझ आ रहा है मैं कौन सी बात कर रहा हूं? मैं बस अभी बात कर रहा हूं कि इन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन से वाली होगी, इतनी बात चल रही है अभी। फिर ये प्योर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था, वो भी कौन से वाला? एक्सियल वाला, जो सिग्मा बताता है, पाई वाला नहीं। फिर ये, और फिर ये। तो यहां एसएस सबसे पीछे छूटा हुआ है और यहां एसएस सबसे आगे होता है। जितना ज्यादा एस, हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा एस उतना स्ट्रॉन्ग, और प्योर में जितना ज्यादा पी उतना स्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है?
पक्की बात? अभी आगे और चीजें पता लगेगी। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं सिर्फ सिग्मा बनाते हैं, क्यों? डायरेक्शनलिटी, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी और धीरे धीरे खुलेगी बातें तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां और यहां बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से अप्लाई होने लग जाता है। ये बात क्लियर हुई? यहां तक कोई परेशानी? पक्का क्लियर? अच्छा फिर एक और चीज, अगर मैंने S प्लस P हाइब्रिडाइज करवाया तो SP बनेगा। अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, अगर मैंने S और 2P हाइब्रिडाइज करवाए तो sp2 बनेगा। अगर मैंने एक S और 3P हाइब्रिडाइज करवाए तो sp3 बनेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? सबसे पहले मुझे बताओ, S कैरेक्टर ये आएगा ऑर्डर। तो पहले मुझे पढ़ा तो लेने दे, है ना? S कैरेक्टर ये हो गया। अच्छा, इससे क्या होगा? फिर साइज बताओ। साइज क्या होता है? न्यूक्लियस से दूरी। तो उसमें ऐसे आ जाएगा, सबसे कम दूरी यही होगा। अब मुझे बताओ, अट्रैक्शन या इंटरैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग किसके बीच की होगी? समझ आया? तो मुझे एनर्जी भी बता दो, एनर्जी सबसे कम किस में होगी? सबसे कम, वही तो लिखा। और स्टेबिलिटी फिर? समझ आया? क्योंकि अट्रैक्शन एसपी में सबसे ज्यादा थी, तो इसका मतलब डायरेक्शनैलिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। रुक जा, डायरेक्शनैलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एसपी, फिर sp2, फिर sp3। ऐसा क्यों? कन्फाइनमेंट ज्यादा फाइन हो गई। नहीं, वो रीजन नहीं है, साइज है रीजन। रीजन साइज है। साइज भी डायरेक्शनैलिटी पे इफेक्ट डालता है। कम साइज ज्यादा डायरेक्शनैलिटी, कम साइज, है ना? ये बात क्लियर हुई? पक्का? मुझे बताओ, मुझे यहां से मेरठ जाना है और फिर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे यहां से, ये मान लो सी ब्लॉक है ना? सी ब्लॉक भी नहीं, छोड़ो, मैं कह रहा हूं मुझे पंजाबी रसोई जाना है, दूसरा मुझे मेरठ जाना है। तो तुम बता पाओगे इधर को चलता जाना मेरठ मेरठ आ जाए, क्या ये बोल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी डायरेक्शनैलिटी खो जाएगी कहीं ना कहीं। पर पंजाबी रसोई ऐसे घूम और नाक सीधी रखियो, घुमाइयो मत, और उसी तरफ चलता चले जाइयो, देर नाक है आगे पंजाबी रसोई, खत्म। क्या जितना ज्यादा कन्फाइन हुआ स्पेस या जितनी दूरी कम हुई उतनी ही डायरेक्शनैलिटी बढ़ गई। समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? पक्का? और रास्ते सड़क और गली की फॉर्म में होते हैं, तो वो चीजें एक्सियल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए गलियों से सड़क से जा रहे हो मेरठ पहुंच पाओगे, पर अगर यहां से मेरठ तक जंगल ही जंगल होता कैसे पहुंचते? अब ये फर्क नजर आ रहा है एसओपी में? ये फर्क नजर आ रहा है एक्सियल होने में और स्फेरिकल होने में? समझ आया? अगर मैं तुम्हें खुला मैदान दे दूं और बोल दूं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाओ, खुला मैदान दे दिया, और फिर मैं तुम्हें बोलूं कि एक गली जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाओ, कहां डायरेक्शनलिटी ज्यादा है? यही होता है कि एक्सियल के अलोंग चार्ज डेंसिटी का लाई करना डायरेक्शनलिटी बढ़ा देता है। बट यहां तो तुम्हें पता ही नहीं ना, तुम बोलोगे सर यहां से रेडियल डायरेक्शन में चले जाओ, यहां तले रेडियस, ये है सेंटर। दूसरा, अगर तुमने बोल ही दिया है कि बेटा इस पे जाना है, तो तुमने क्या कर दिया? डिफाइन कर दी एक्सिस, क्या डिफाइन कर दी? तो आ गई ना डायरेक्शनलिटी, वो भी कब आई? जब एक्सिस डिफाइन की। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हुई होंगी। अब बताओ, हाँ तेरा था कि स्टेबिलिटी इसकी हाँ ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एसपी होगा, क्योंकि एनर्जी सबसे कम किसकी है? एसपी की। के सारा का सारा फ्लो चार्ट क्लियर हुआ? पक्की बात है? श्योरिटी है? ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
जल्दी पूछ। हम्म 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 मतलब जो भी चीज है प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी वहाँ पे। हम्म हम्म। तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए था, या हमेशा नहीं इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उसका साइज बढ़ जा रहा साइज है। साइज डायरेक्शनलिटी कब आएगी? जब साइज सेम होगा। यहाँ तो साइज डिफर कर रहा है ना। sp3 इज मच लार्जर देन sp, sp3 इज मच लार्जर देन sp। हम्म। हाँ देख ऐसे है कि मैं तुझे दो डेटा देता हूं और तू खुद बताइए तुझे कौन से वाला डेटा ज्यादा सही लगेगा, है ना। मैं तुझे बोल रहा हूं कि ओसामा भैया है कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो आजकल दाऊद चल रहा है, दाऊद ले लेते हैं। स्पेलिंग तुम देख लेना। मान लो दाऊद कहीं बैठा हुआ है, कहीं तो बैठा हुआ होगा ना। मैंने तुझे बताया कि मैं तुझे 10 किलोमीटर का रेडियस दे रहा हूं, उसमें दाऊद के पाने की प्रोबेबिलिटी है मान ले 70%, ठीक है। फिर मैं तुझे एक और इलाका दे रहा हूं प्लेनेट अर्थ, और दाऊद के पाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। बता कौन सा डेटा ज्यादा सही है, तुझे क्या सही है? पर 30% है ना मिले, 30% है ना मिले, पर ये मीनिंगफुल है। ये तो सभी बताया भाई, होगा तो धरती पे ही, ढूंढ ले। 100% है प्रोबेबिलिटी। समझ गया साइज क्या रोल प्ले करता है? एक्चुअल में वो जो साइज है तुम उसको एक पत्थर की तरह मान रहे हो, वो प्रोबेबिलिटी है बेटा। दैट इज ऑल प्रोबेबिलिटी। समझा? मैं कह रहा हूं कि मैंने एस ले लिया, पी ले लिया, पी ले लिया, पी ले लिया। अरे बच्चा क्या, सब तो तुमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। पर ये तो है कि हाँ 100% इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और एक है कि एस और पी एक्स लिया, बस लिया। तो ऐसा करने से मेरी डायरेक्शनैलिटी ऑर्बिटल की जो आएगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, ठीक है। और मुझे पता है कि यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के 70% चांस है, यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के 70% चांस है। दूसरा मैंने तुम्हें एक और रीजन दिया, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने के 100% चांस है। बोलो कौन सा डेटा ज्यादा सही है? समझ गया? हाँ, अगर मेरे पास सारे एस ऑर्बिटल है, मान लो 1s 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 सारे 1s है दुनिया में, तो उनकी डायरेक्शनलिटी सेम होगी, तो सभी में मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन ढूंढना, सभी में इलेक्ट्रॉन ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन मान लो एक मेरे पास 1s है, एक 2s है, एक 3s है, तो प्रोबेबिलिटी तो सबकी सेम ही है ना, पर रीजन बढ़ गया ना, तो इसीलिए 1s ज्यादा बेटर हुआ 2s से, ठीक है। फिर मैंने एस और पी लिया, 1s और 1 पी लिया, 1s और 1 पी लिया, पी की डायरेक्शनलिटी बेटर है इससे, पी की डायरेक्शनलिटी। पर अगर मैंने दोनों को मिला दिया, अब बेस्ट डायरेक्शनलिटी आई है अपने पास। आया समझ? कोई परेशानी? पक्का? और एक अकेले ऑर्बिटल में तो हम वैसे भी नहीं ढूंढते, हम जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, हाइब्रिडाइज दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब ढूंढते हैं। तो एक्चुअल में इसी की मिरर इमेज बनाओ इधर, और कुछ हिस्सा ओवरलैप करवा दो। तो अगर तुम यहां ओवरलैपिंग करवाओगे तो देखो ओवरलैपिंग ऐसे होगी, और अगर इसमें ओवरलैपिंग करवाओगे तो ऐसे होगी। मुझे बताओ क्या ये ओवरलैपिंग रीजन बढ़ा? ये ओवरलैपिंग रीजन छोटा है। समझ पा रहे हो? यहां पे भी प्रोबेबिलिटी, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी सेम है, पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां बहुत ज्यादा आ गई। आगे समझ? sp3 वर्सेस sp। अब जीत गया sp तुम्हारे लिए। खेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है, ठीक है। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा। अब बताओ कोई दिक्कत? क्लियर? अगेन, क्या ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइज होता है फिर ओवरलैप करता है? पहले हाइब्रिडाइज होगा फिर ओवरलैप करेगा। जैसे मान लो कि ये इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये दोनों कार्बन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब ये बढ़ेंगे, इसके पास एस था और इसके पास पी भी था, इसके पास एस भी था, इसके पास पी भी था, इसके पास एस भी था, इसके पास पी भी था। अब ये प्योर एस प्योर पी की फॉर्म में है। ये ओवरलैप करने से पहले ही क्या फॉर्म करेंगे? पहले हाइब्रिडाइज करेंगे, और हाइब्रिडाइज जब हो रहा होगा तब ओवरलैपिंग होगी। जो ओवरलैपिंग होगी वो एक्चुअल में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की होती है, कभी भी प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती। होती है तो वो साइडवेज होती है, होती है तो वो साइडवेज होती है। क्यों?
क्योंकि कोई भी अगर चीज एक्स एक्सिस में है वो वाई और जेड पे इफेक्ट नहीं डाल सकती। कौन गवर्न करता है? टेंसर्स। टेंसर्स आर द क्वांटिटी विच गिव्स मैथमेटिकल टूल। समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? पक्का? एक्स एक्सिस के एक्सिस रेस्पेक्ट में तुम वाई पे कभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। समझ आई ये वाली बातें? तो ऐसी कुछ कुछ यहां है। हाँ, अब मुझे बताओ, ये एसपी हाइब्रिडाइज हो गया, एसपी हाइब्रिडाइज हो गया। जब ये एसपी हाइब्रिडाइज हुआ, इसके पास अभी भी 2p, इसके पास 2p, इसके पास प्योर फॉर्मेट में बचे हुए हैं। किसकी फॉर्म में बचे हुए हैं? प्योर। उनमें साइड में, उसमें साइडवेज इंटरेक्शन आ सकती है, उसमें साइडवेज इंटरेक्शन आ सकती है, बट हाइब्रिडाइज में साइडवेज इंटरेक्शन। आज तुम्हें एक और बात का रीजन पता लगा, वाई हाइब्रिडाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ ओनली सिग्मा, हेड ऑन सिग्मा, साइडवेज पाई, चाहे वो प्योर हो चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो। ये रूल तो पता है ना कि अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई फॉर्म होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक्सेल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा फॉर्म होता है। फर्क नहीं पड़ता हाइब्रिडाइजेशन में है या प्योर है। ये बात क्लियर हुई? तो अब ऐसे हेड ऑन अगर ओवरलैपिंग हुई है तो सिग्मा, और अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है तो पाई ही हो सकती है। और ये प्योर वालों में हो रही है, किस में हो रही है? और ये किस में हो रही है? हाइब्रिडाइज्ड में। तो हाइब्रिडाइज हमेशा ही क्या फॉर्म कर रहा है? सिग्मा, तो डिपेंड भी सिग्मा पे ही करेगा। इसीलिए हमने सिर्फ लोन पेयर और सिग्मा गिने थे, कभी पाई नहीं गिना। क्या इसका भी रीजन पता लग गया? हो रहे हैं सारे रीजन धीरे धीरे क्लियर। इसीलिए मैं कह रहा था पहले हिसाब लगाना सीखो, उसके बाद एक लेवल आएगा, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी। तो यहां से तुम्हें एक और चीज क्या पता लगी कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? क्लियर हुआ? पक्का? अगेन, ये जो सिग्मा ओनली लिखा हुआ है, चलो खैर बाद में बताऊंगा, अभी तो ये बात समझ आई ना तुम्हें? और ये सारी बातें भी समझ आई, और ये भी समझ आया कि साइज ही डिफर कर सकता है। अब शेप डिफर कर सकती थी प्योर वालों की, हाइब्रिडाइज वालों की शेप डिफर नहीं करेगी। अच्छा, अब और बातें सुनो। कभी भी अगर एसपी बनेगा तो वो 2 ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, 2 ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा ना। तो मुझे बताओ, अब 2 ऑर्बिटल का नाम एसपी होगा, अब 2 ऑर्बिटल का नाम एसपी होगा, और बाकी बचे 2 का पी होगा, बाकी बचे 2 का पी होगा, क्योंकि 2 प्योर बचे ना। ये बात समझ में आती है? तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है सबका नाम एक जैसा होता है, क्योंकि सब की शेप सेम होती है। जब शेप सेम हो गई तो नाम कैसे अलग हो जाएगा? समझ आया? तो 2 sp3 में कोई फर्क नहीं होता, 2 sp में कोई फर्क नहीं होता, शेप में कोई फर्क नहीं होता, साइज में आ सकता है। शेप में कोई फर्क नहीं होता, साइज में आ सकता है। ठीक है? अच्छा, और तुम्हें यह भी पता है कि दुनिया में कोई भी प्योर ऑर्बिटल हो और कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, वो कितना ही गंदा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, पर उसकी डायरेक्शनलिटी फिर भी किससे ज्यादा होगी? प्योर वाले से। इवन sp3 की भी डायरेक्शनलिटी प्योर p वाले से ज्यादा है, क्योंकि p ने कभी प्रोबेबिलिटी शिफ्ट नहीं करी। हाँ, लेकिन ये शेप शिफ्ट कर रहा है, sp3 वाला भी शेप शिफ्ट कर रहा है ताकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाए। p और p की ओवरलैपिंग फिक्स है, लेकिन हाइब्रिडाइज वालों की ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, हमेशा ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। अब मैं तुम्हें एक और रीजन दे रहा हूं क्यों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइज होने के बाद ही ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है। समझ आया? हाँ, मैक्सिमम किस में आ रही थी? पीपी में। मैक्सिमम किस में आ रही थी? पी और पी में आ रही थी, हाफ हाफ करके। पर अब 9/10 9/10 आ रही है। मरे से मरा 7/7 7/10 और 7/10 ही आएगी। 1/2 1/2 से तो फिर भी ज्यादा है। इमेजिन हो पा रहा है? तो इसने डायरेक्शनलिटी तो बढ़ाई है, ओवरलैपिंग रीजन बढ़ाने के बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बढ़ा दी, क्योंकि अब ज्यादा वॉल्यूम ओवरलैपिंग रीजन में आ रहा है, क्योंकि शेप ऐसी बन गई है ना। वहीं पे पी और पी ऐसे बनते, तो लिमिटेड ओवरलैपिंग थी, यहां ओवरलैपिंग बढ़ गई। समझ आया? तो अब तुम्हारे पास बहुत सारे रीजन है क्यों हाइब्रिडाइजेशन में जा रही है चीजें। क्लियर? और मैंने तुम्हें बताया हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? देखने भर से। ठीक है? जैसे करंट क्या होता है? चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी भर से ही करंट आ जाता है, वेलोसिटी के बदलाहट के एहसास से ही एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है। ऐसे ही
मॉलिक्यूल के विसिनिटी में, सॉरी एटम, दो एटम के एक दूसरे की विसिनिटी में आने से ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। समझ में आया? दो मॉलिक्यूल के एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, उसके बाद ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि पहले फील्ड फोर्सेस एक्शन में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के फील्ड से इन्फ्लुएंस होके, इंड्यूस होके एक्साइट और डी एक्साइट हो जाते हैं। सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही था। तुम मुझे बताओ पी भी ऐसा ही क्यों बना? इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो आज ऐसा क्यों बन गया? इलेक्ट्रॉन का खेल बदला, शेप बदली। और इलेक्ट्रॉन का खेल क्यों बदल रहा है? क्योंकि इतनी दूर होने के बाद भी, इतनी दूर होने के बाद भी ये इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्साइट डी एक्साइट हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी वेव है ना? बिल्कुल। समझ आया? तो यहां तक कोई परेशानी? तो जब दो एटम इंटरेक्ट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, मॉलिक्यूल बनता है। ऐसा नहीं होता पहले मॉलिक्यूल बना तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट थी, अब पूरी हो रही है। ऐसा नहीं होता कि पहले हमें डीएम बनाओ फिर हम जिम्मेदारी लेंगे डिस्ट्रिक्ट की, फिर हम पढ़ना चालू करेंगे, करते करते सीख लेंगे काम। ऐसे नहीं होता, पहले तुम्हें सारे काम सीखने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम वो बनोगे। तो ऐसे ही यहां पे पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, फिर ओवरलैपिंग होती है, फिर मॉलिक्यूल बनता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसका रीजन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन और फिर ओवरलैपिंग। ठीक है? और हाइब्रिडाइजेशन का रीजन क्या है? redistribution of energy in such a way that energy of system is at minimum level. पहले आइसोलेटेड सिस्टम था, उसकी मिनिमम एनर्जी अलग थी। अब दो लोग एक साथ आ रहे हैं तो अब दो लोगों से मिलके सिस्टम बनेगा, दो लोगों से मिलके सिस्टम बनेगा, तो सिस्टम की मिनिमम एनर्जी भी अलग होगी, उस सिस्टम की मिनिमम एनर्जी भी अलग होगी। ये बात समझ पा रहे हो? पक्की बात? ये हर जगह एप्लीकेबल है बात, सिर्फ ऑर्बिटल और यही नहीं है, ये बात हर जगह एप्लीकेबल है। सुनना कैसे? प्लेनेट अर्थ, यहां मून, यहां सन। हम सबसे ज्यादा किसका इंफ्लुएंस फील करते हैं? ग्रेविटी में किसका इंफ्लुएंस सबसे ज्यादा फील करते हैं? अर्थ, रेडियल डायरेक्शन में। अगर सन पास आया, अगर सन पास आया तो ग्रेविटी यहां भी लगेगी। क्या अर्थ की रिलेटिव ग्रेविटी कम फील होने लग जाएगी क्योंकि उस तरफ बढ़ रही है? क्या तुम देख रहे हो तुम पे फोर्स बदल गया है, नेट फोर्स बदल गया है? समझ आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या होने से? अब रीडिफाइन होगी पूरे सिस्टम की एनर्जी, क्योंकि सिस्टम बदल गया है। पहले आइसोलेशन में देख रहे थे तुम। ये सिर्फ एटम में नहीं है, ये दुनिया के हर सिस्टम का रूल है, ये दुनिया के हर सिस्टम का रूल है। इवन ह्यूमन बीइंग, इवन 15 साल में तुम्हारी सोच अलग है, 20 साल में अलग होगी, जब तुम्हारे बच्चे बाल बच्चे हो जाएंगे तब सोच अलग होगी, बुढ़ापे में सोच अलग होगी। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जो तुम्हारी सोच होगी उसी सोच के सहारे तुम बुढ़ापे में मैक्सिमम स्टेबल हो सकते हो। समझ आया? तो जब जब सिस्टम बदलता है हर बार एनर्जी रीडिफाइन होती है, और वो इस तरीके से रीडिफाइन होती है कि चीजें मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ऑलवेज। क्लियर हुआ? तो अब तुम्हें पूरी फील के साथ आता है व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज, क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, और कब हुई, ये सारी बातें अब तुम्हें पता है। क्लियर कट एकदम। डन है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हो कैसे रही है, एक्चुअल में कैसे हो रही है, टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं इसको। टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अभी भी शेप पे ध्यान मत दो, शेप पे आएंगे बाद में। अगेन एक और चीज याद रखना, कार्बन यूरेनियम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे, क्यों? एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन भी उन्हीं ऑर्बिटल में होती है जिनमें, हाँ, दूसरा 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 कभी भी 1s 3d के साथ हाइब्रिडाइज नहीं होगा, क्यों? समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? 3s 3d के साथ हाइब्रिडाइज हो सकता है क्या?
होगा पर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, होगा पर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। समझ आया? क्योंकि न्यूक्लियर दूरी बढ़ गई है, न्यूक्लियर दूरी बढ़ गई है। तुमने एस को डी के साथ हाइब्रिडाइज करवाया, डायरेक्ट नहीं होगा, पहले तो ये पी के साथ होगा। मुझे बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी? एसपी की, फिर उससे ज्यादा sp2, फिर उसके बाद sp3। तुमने कभी भी देखा होगा कि sp2d नाम की कोई चीज नहीं होती, पहले sp3 होगा फिर d आएगा, क्योंकि पहले ये उस एनर्जी पे चढ़ के गया कि d के साथ बात कर सके, एनर्जी डिफरेंस कम हो सके, तब d के साथ हाइब्रिडाइज हुआ। तो मैंने तुम्हें इस बात का भी रीजन बताया व्हाई दिस डज नॉट एग्जिस्ट। मैं sp2d की बात कर रहा हूं, मैं dsp2 की बात नहीं कर रहा। ये अलग है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो शुरुआत से लेके चल रहा हूं ना, यहां देखो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डी से तब तक बात नहीं करेगा जब तक इनके बीच का एनर्जी का गैप इतना कम ना हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन लायक बचे। समझ आया? कोई परेशानी? इसीलिए हमारे समाज में भी तुमने देखा होगा कि अगर दो फैमिली ओवरलैप होती है तो ओवरलैप तभी हो पाती है जब लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, या एनर्जी गैप या औकात का गैप कम होता है। सही बात है ना? रिलेटेबल है ना? जैसे जो छोड़ो, क्या समझ गए तुम, है ना? अच्छा अब यहां आओ, प्योर है उसकी बात करेंगे, प्योर ऑर्बिटल की बात करेंगे पहले। इस कार्बन के पास कितने s ऑर्बिटल है? वैलेंस ऑर्बिटल कितने हैं? 4, 1 s 3 p। कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो ना। क्या हो गया? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो इस तरीके से भर जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मुझे इसमें भी बताओ, क्या ये 2px है, क्या ये 2py है, क्या ये 2pz है? क्लियर है? तो अब बताओ इस पे कितने ऑर्बिटल्स हैं? प्योर ऑर्बिटल कितने हैं कार्बन के पास? 4, उसमें से एक कौन है? s, बाकी बचे 3 कौन है? p। अच्छा और हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? s। तो मुझे बताओ इसके पास भी s ऑर्बिटल, इसके पास भी s ऑर्बिटल, इसके पास भी s ऑर्बिटल और इसके पास भी s ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले तुमने कार्बन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करवाया, वो भी कब? एक्साइटेशन के बाद। खैर ये तो गलती है, पहले किसके साथ होगा? p के साथ, क्योंकि वही अनपेयर्ड है। ये तो बाद में एक्साइट होगा तब जाके वहां जाएगा, समझो इस बात को। अगर ये एक्साइट हो जाता है तो एक्साइट होने के बाद ये क्या कॉन्फ़िगरेशन भरवाएगा? ऐसे, तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड बना पाएगा। और ये 4 बना रहा है तो पक्की बात है ये एक्साइटेड स्टेट में है कार्बन। मुद्दा क्लियर? तो मुझे बताओ ये अब s, एक s होगा और 3 p होंगे, और p हायर एनर्जी पे होता है इससे, p s से हायर एनर्जी पे होता है, और s s ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो p p ओवरलैप से कमजोर होता है, इवन sp से भी कमजोर होता है, इवन sp से भी कमजोर होता है। अब आओ देखो इधर, ये बॉन्ड बना sp, ये भी बॉन्ड बना sp, ये भी बॉन्ड बना sp, तीनों p खत्म, और ये ज्यादा बेटर बॉन्ड बन रहा था। पर ये वाला s और s इंटरेक्शन से बनेगा ना, तो इसमें एक बॉन्ड तो है s s इंटरेक्शन वाला, और बाकी सभी कैसे हैं? sp 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 इंटरेक्शन वाले। ये कैसा बॉन्ड है? 3 तो इक्वल एनर्जी के हैं और एक अलग एनर्जी का है ना? वही एक मकान बना रहे हो, कौन सी सिमेट्री की बात कर रहे हो तुम? एक मकान बना रहे हो, है ना? उसमें तुम्हें 4 पिलर खड़े करने हैं, 3 पिलर सेम हाइट के, एक पिलर छोटा है, सिमेट्री गई? कैसे सपोर्ट करेगा ये सिमेट्री को? समझ आया? इसीलिए पहले ओवरलैपिंग नहीं होती कभी, इसीलिए कभी भी पहले ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, अब होगा क्या वो भी सुनना, ये हटा दूं, ये तो याद रहेगा ना तुम्हें। अब मेरे पास एक बेटर सिस्टम क्या बन सकता है? बेटर सिस्टम ये बन सकता है कि अगर मैं इनको हाइब्रिडाइज करवा दूं, मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं? तो मुझे कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करवाने पड़ेंगे? सारे। तो मुझे बताओ अब जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, अब ये एक ही पूरा का पूरा बड़ा शेल है जिसमें हर ऑर्बिटल का नाम क्या है? समझ आया? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ किसमें? कार्बन में। किसमें? कार्बन में। CH4 नहीं है, कार्बन है। यहां पे भी क्या है? ये कार्बन। ये बात क्लियर हुई? देखो यहां पे ओवरलैपिंग पहले हो रही है, पर यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन पहले हुआ। तुमको देखो ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब sp3 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 इक्वल एनर्जी पे, है ना?
अब मुझे बताओ हर बॉन्ड का नाम क्या है, और ऐसे कितने हैं? तो यहाँ 4 सिग्मा हुए और एक जैसे, 4 सिग्मा और एक जैसे, इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बने, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ओवरलैप किए, और फिर ये बना। समझ आया? तो ये फायदा होता है हाइब्रिडाइजेशन का। इस CH4 और इस CH4 में यही फर्क है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वही कर सकता था एग्जिस्ट। ये तो कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इसका तो, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसी बात है कि सबकी एनर्जी बराबर होगी, यहां पे भी सबकी एनर्जी, सॉरी यहां एनर्जी अनइक्वल थी, यहां एनर्जी सबकी बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, और यहां एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ी है, अगर तुम बात कर सकते हो उस लेवल पे, तो एक्सचेंज एनर्जी भी, और अगर एक्सचेंज एनर्जी का बढ़ने का मतलब एनर्जी ज्यादा लूज कर सकता है सिस्टम, तो एनर्जी और ज्यादा लोअर स्टेट में जा सकता है। तो इस सिस्टम और इस सिस्टम के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा कम है इस वाले से। हाँ बिल्कुल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो ऐसा बनेगा कि ये कार्बन था, तो कार्बन का P, ये स्ट्रक्चर है इस वाले का, और यहां वाले का स्ट्रक्चर, देखा, इस तरीके से बनेगा। समझ भी पा रहे हो? ये वाला जो पार्ट है, ये इसका है, इसका है उस साइड, ये वाला पार्ट इसका है इस साइड, ऐसी करके मतलब इस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी कि ये एक दूसरे के अंदर सुपर इंपोज हो रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, तो ये उस वाले सिस्टम में और उस वाले सिस्टम में फर्क नजर आ रहा है तुम्हें? समझ आया? तो ये पहले हाइब्रिडाइज हुए फिर ओवरलैप हुए, ये प्योर वाली ओवरलैपिंग। पहले यहां तक बताओ सारी बातें। अब मुझे बताओ, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, तो ओवरलैपिंग से ही रहे हैं ना, सारे हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये भी चारों के चारों सिग्मा है, ये भी चारों के चारों सिग्मा है। तो तुम्हें ये भी नजर आया होगा कि सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन से जो आता है वो प्योर वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात समझ आई? खुद देखो ना, यहां P और S था, हायर एनर्जी स्टेट थी, थोड़ी एनर्जी ज्यादा थी, तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यह एनर्जी कम है, तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट में बैठा हुआ है, और यहां पे हर बॉन्ड लोअर एनर्जी में है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, जिनके पास ज्यादा थी उससे छीन के कम वाले को दे दी गई। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है कि वाई ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये रीजन है। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हो रहा होगा, क्या मैंने तुम्हें हाउ बताया, हाउ इट इज हाइब्रिडाइजिंग, उसी में तुम्हें वाई का भी आंसर मिल गया, वाई इट इज हाइब्रिडाइजिंग। ये भी बात क्लियर हुई, इसमें कोई परेशानी? तो ये मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताया, हाइब्रिडाइजेशन फॉर बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन फॉर बॉन्डिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन फॉर लोन पेयर भी देख लेते हैं। मुझे ये तो समझ आता है कि बॉन्ड क्यों हाइब्रिडाइजेशन से बन रहा है, पर लोन पेयर क्यों हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहेगा भाई? लोन पेयर तो लोन पेयर पड़ा रहे, वो क्यों हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहता है? वाई लोन पेयर ट्राइज टू स्टे इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रेदर देन प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहना क्यों पसंद करता है लोन पेयर? अरे बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो मुझे उसकी पहले मुझे बताओ, उसकी एनर्जी देखनी भी है मुझे। रीजन? आओ देखो, जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिया एग्जांपल के तौर पे NH3, और इससे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी फिर से, पर तुम्हें उससे पहले पता होना चाहिए जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा रखा है वो क्या होता है। वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताई थी मैंने। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? तो स्पेशल केस थोड़ी ना है, वो पार्ट है, स्पेशल केस नहीं है। नहीं, एक बात नहीं, एक ऐसा तो हर बॉन्ड अपने आप में स्पेशल है। बात इंग्लिश की नहीं, बात बुद्धि की है।
मैं कह रहा हूं कि ये इसको 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 हाइब्रिडाइज कर ले, इसको हाइब्रिडाइजेशन से बना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों परेशान है हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए, ये समझाना चाह रहा हूं। अब सुनना क्या क्या हो रहा है। पहले NH3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन की लिखते हैं, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s 2p, 2p होगा ना, 3p क्यों, वो तो अलग से भर लूंगा ना मैं, ये चाह रहे होंगे ना तुम। अच्छा, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए और यहां 3 भर दिए। ये एक्साइटेशन स्टेट में भी चला जाए तब भी यही रहेगा, क्योंकि भेजेगा कहां, डी है नहीं, डन। अब ये हाइब्रिडाइज करेगा भी कैसे, S और P कैसे हाइब्रिडाइज करेंगे यहां, ये भी तो दिक्कत है। दूसरा मुझे बताओ, इस तो फ्री फील्ड है, P खाली पड़े हुए हैं, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाह रहा है, ये चुपचाप, जब फुली फिल्ड है, इसकी तो एनर्जी बढ़िया है, लोवेस्ट है ऑलरेडी, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा भाई, यही तो लोन पेयर है, इसी को तो लोन पेयर बोल रहे हो। 2 ये रहे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी इन्होंने शेयरिंग में बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहां जा रहा है ये पूछ रहा हूं मैं, ये क्यों प्रेफर करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जाए। देखो, हाँ बता ही देता हूं, हाँ ये इसके भी तो चांस है ना। हाँ तो अभी अभी असली बात ये है कि मैंने तुम्हें पिछली बारी सिर्फ और सिर्फ हिसाब लगाना सिखाया था, कोवेलेंट भी हिसाब से ही बनाया था, हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी हिसाब से ही बनाया था। तो अब तुम ये सीखोगे कि लोन पेयर प्लस सिग्मा, मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा पे, लोन पेयर तो नहीं बताया था ना, और तुम्हें समझ भी आ गया कि पाई बॉन्ड पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये लोन पेयर की डिपेंडेंसी देखना चाह रहे हो। डिपेंडेंसी यही है कि अगर हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाना ईजी हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना ईजी हो जाएगा। समझना, यहां बॉन्ड बना, यहां बॉन्ड बना, यहां बॉन्ड बना, तो बनाने को राजी नहीं है, लोअर एनर्जी स्टेट में है। भाई साहब थोड़ी सी एक्साइट करवा दो, तो वो कैसे होगा, ये तीनों के पास जो एनर्जी ज्यादा थी ना, पी समवट हायर लेवल होता है इससे, तो इन 3 पी के पास ज्यादा एनर्जी थी। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, सारी एनर्जी छीन लेंगे और वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी को तो बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जब वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अभी कितना बैठ रहा है ये, 30 38 बैठ रहा है ना, तो 4 38, 4 से चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा, कितने से जाएगा, पूरा 38 जाता नहीं है ना, हाँ 4 से 40 जाता है ना, 40 जाता है, 40 जाता है, तो कोई ऐसा नंबर लो ना जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, 36 हो जाएगा, हाँ 6 ले लो इसको, शाबाश। तो 4 है, अब हर किसी को कितना बांट देंगे, 9, हर किसी को कितना बांट देंगे, 9। तुम्हें महसूस हुआ होगा 3 की एनर्जी कम हुई है और 1 की बढ़ी है, 3 की एनर्जी 1 कम हुई है और 1 की सिर्फ 1 बढ़ी है, सॉरी 3 बढ़ी है, 3 बढ़ी है। तो अब सारे के सारे डीजनरेट हो गए एक तरीके से, तो जितना फीजेबल इसके साथ है बॉन्ड बनाना, उतना ही फीजेबल इसके साथ है, क्योंकि अब वो एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड है, बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ऑलरेडी फिर 6 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बना लिया। और बॉन्ड तब बना पाएगा जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा, बॉन्ड कब बना पाएगा, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। अब जिसके साथ ये बॉन्ड बनाने जा रहा है उसके साथ इसका एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, हमने कर दिया 9, तो अब जब दूसरे वाले के पास जाएगा तो उसके साथ इसका एनर्जी लेवल कम हो गया, तो फिजिबिलिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड बढ़ गया, और इन सब की एनर्जी कम हो गई, समझ आया। और जब ये बॉन्ड बना लेगा, जब ये बॉन्ड बना लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रिलीज करेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रिलीज करेगा 5, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो अब सब 5 पे आ गए, पहले ये 10 10 10 थे, ये 6 पे रहते, ये 6 पे आता, तो अब 6 चौक 24 और अब 5 चौक 20, तो लोअर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आई पूरे मॉलिक्यूल के लिए, अब 20। इसीलिए लोन पेयर भी क्या कोशिश करता है कि मैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहूं, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए, और हर बॉन्ड सेम जैसा सिमेट्री भी सपोर्ट करती है इस बात को, तो लोन पेयर भी इसीलिए
हाइब्रिडेशन। और तूने जो आंसर करा था वो भी यही था जो मैंने बताया, बस मैंने थोड़ा सही शब्दों में बता दिया। तेरा आंसर वही था जो मैंने बताया, तेरा भी आंसर वही था जो मैं बता रहा हूँ, तुम दोनों के ही आंसर सही थे, है ना। पर ये अंडरस्टैंडिंग होना कि तुमने मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं पर तुम्हें आंसर पता है, वो तुम बता नहीं पा रहे अलग बात है, पर आंसर पता है। अच्छा, तो पहले यहाँ क्या क्या हो रहा था, पहले ये लोन पेयर था और ये पी ये पी ये पी ये एस ये एस ये एस, और तुम जानते हो एसपी से ज्यादा अच्छा होता है sp3s, sp इंटरेक्शन और sp3s इंटरेक्शन, ये ज्यादा फीजिबल है। ये भी तो होता ही है ना, अभी बताया, क्योंकि कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की डायरेक्शनलिटी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो अब ये दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी इसकी, नाइट्रोजन लिखा जाएगा और चारों के चारों कैसे होंगे, डिजनरेट हो जाएंगे और हर एक का नाम sp3 पड़ेगा, हर एक का नाम sp3 पड़ेगा और ये चारों के चारों ऐसे तैयार हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। ये क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और फिर इसके बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये जो लोन पेयर है ये भी किसमें है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, जिसका क्या नाम है sp3, और ये वाले इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऐसे चल रहा है काम। ये बात क्लियर हुई, यहां तक कोई परेशानी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का खेल किसके लिए है, लोन पेयर के लिए। इसीलिए H2O सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है लेकिन फिर भी sp3 है, क्योंकि 2 लोन पेयर है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं। समझ आया। इसीलिए अब शायद तुम्हें समझ आया होगा वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, वही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की बात है। अब मैं एक और बात बताता हूं, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये गलत है। ये होते होते हमने पता नहीं कितनी बार देखा और फिर एक ट्रिक बना ली। ये बिल्कुल वैसी बात है, कोई इंटरव्यू देखा है तुमने, उसका मुंह लटका हुआ देखा, या कोई वाइवा देखा है उसका मुंह लटका हुआ देखा और तुमने लगा लिया खराब गया, इसका आइडिया लगा लिया खराब गया है। लेकिन असली ऑर्डर क्या है, पहले उसका इंटरव्यू खराब गया, उसका मुंह उतरा, और तुमने क्या देखा, उसका मुंह उतरा हुआ है इसलिए इंटरव्यू खराब हुआ। क्या फर्क है ऑर्डर में। तो हम ये क्या कर रहे हैं, और इंटरव्यू पहले हो चुका था, और यहां अब क्या सीख रहे हैं कि इंटरव्यू चल रहा है और बाद में मुंह उतरा हुआ है, इसीलिए इसको फॉर्मूला कहना गलत है। क्लियर हुआ। हाँ, वो जब क्योंकि मैं सिग्मा बता रहा था तुम्हें तो सिग्मा ही लिखा। और दूसरी चीज, जब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में जाएगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा ही कर सकता है, क्योंकि कोलिजन, ये कोलिजन कह रहा हूं, अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो हेड एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी, क्योंकि ये डायरेक्शनल है। क्या है, मुझे बताओ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सियल में जाएंगे बॉन्ड बनाने, क्या वो परपेंडिकुलर साइडवेज में नहीं जाएंगे, तो साइडवेज में नहीं जा रहे, परपेंडिकुलर नहीं जा रहे। लोन पेयर भी अगर कभी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो वो भी एक्सियल डायरेक्शन में लेगा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज ऑलवेज डायरेक्शनल। तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा भी तो कौन सा बनाएगा, सिग्मा, तो डिपेंडेंसी तो अल्टीमेटली सिग्मा पे ही है ना। ये लोन पेयर भी इस सिमेट्री में क्यों आया, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बना पाए, सिग्मा बना पाए। ये बात क्लियर हुई, यहां तक सारे डाउट क्लियर, पक्का। अब हमने जितने भी देखे लोन पेयर और सारे के सारे बॉन्ड बन के अट्ठा पूरा हो जाना, ये सब तो उनका खेल है ना जिनमें ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तक हमने एक बार भी पूरे लेक्चरों में एक बार भी इस पे बात नहीं की कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड हो जाए तो क्या होगा, अब वो भी बता रहा हूं। फॉर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, सब सीखा, टेंशन मतलब सब सिखाऊंगा। तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल कार्बन, ये वैसा मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ओड। CH4 गिनो, तो CH4 में 2 हाइड्रोजन के पूरे हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के पूरे हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के पूरे हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के, 4 हाइड्रोजन के 2 2 पूरे हो गए। कार्बन के 4 थे और 4 हाइड्रोजन के, यहां इन हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए, इवन है, बट कार्बन पे 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया ना, ओल्ड ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मॉलिक्यूल।
इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्ले करेगी, या होगी भी नहीं होगी भी, वो सब देखेंगे। ये कार्बन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ये 3 फ्लोरीन लगा दिए, ये सारे कोवेलेंट ही है, ये भी और इलेक्ट्रॉन, ये भी और इलेक्ट्रॉन, है ना। अब सुनना ध्यान से क्या होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 2.1, इसकी ढाई होती है ना, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4। ये बात बताओ क्लियर हुई क्या? मुझे बताओ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा लेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन प्लस देगा कि माइनस? माइनस आई इफेक्ट देगा। ये बात क्लियर हुई? तो थोड़ा ये असली बात इनऑर्गेनिक में छुपी हुई थी, इंडक्टिव इफेक्ट की, जो ऑर्गेनिक में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन माइनस आई दे देगा इधर, तो माइनस आई देगा तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हल्का सा, बहुत ही कम होगा, पर हल्का सा तो आएगा। रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगी। ये रिपल्शन बढ़ने के बाद क्या ये हायर एनर्जी अचीव कर लेगा? ज्यादा नहीं बहुत कम, ज्यादा नहीं बहुत कम। तो ये ज्यादा एनर्जी अचीव कर लेगा, यहां पाया जाएगा, और ये वाला ऑर्बिटल कभी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी का है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी का है। क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए मैंने एक की पॉइंट क्या बताया हुआ है कि वही 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं जो जिनके बीच के एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। समझ आया? ये सर पे चढ़ चुका है। और देखो, मान लो ये वाले प्योर पी में थे, 3 कार्बन के पहले प्योर पी में थे, या फिर वो भी छोड़ो, मुझे बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ है वो इसमें बचेगा पी में? 20 तक तो ऑन्स रूल और ये इन सबसे कोई नहीं जितता ना अभाव से, तो मुझे बताओ 20 के अंदर अंदर ही आता है ना कार्बन एटॉमिक नंबर के, तो मुझे बताओ पहले एस फुली फिल्ड हुआ होगा तभी तो पी पे बारी आई होगी, तो ये किसमें होगा? पी में। तो पी में था ऑलरेडी, एस से तो हायर लेवल पे था, और तुमने और ज्यादा एनर्जी, रिपल्शन मतलब एनर्जी का बढ़ना, तो यहां एनर्जी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो ये थोड़ा सा और दूर चला गया और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब इसका पी की एनर्जी बढ़ी हुई आई, इसके पी की एनर्जी बढ़ी हुई आई, और इसको हाइब्रिडाइज होना था हाइड्रोजन गैस के साथ। कहां से हो जाएगा? एनर्जी गैप बहुत नहीं बढ़ गया? तो एनर्जी गैप between the orbital which are going to hybridize is increased, therefore hybridization is not possible. phase out. पहले जो पढ़ा रहा हूं वो तो सीख ले, आ जाऊंगा H2O पे भी, पहले ये तो देख ले। और दूसरा H2O और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है क्या? फिर क्या पूछना है? चल रिलेट करते हैं, इसका डाउट वैलिड है कि नहीं तुम दोनों भी बताओगे। हाँ पूछ। हम्म 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 हम्म। कौन? क्यों? लोन पेयर है उसके पास, कितने? 2 लोन पेयर है, तो रिपल्शन भी तो देंगे वो। मैं जो फंडा बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ? वो क्या है? इवन। और वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में जाने के बाद उनके मन को शांति मिल जाएगी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तभी हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो पहले एनर्जी छिनेगी उनसे, जब एनर्जी छिन रही होगी तब उनकी एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम होगी, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वो पाएंगे कि हमारे पास पहले से कम एनर्जी है, खुश है। यही तो सिखा रहा हूं इतनी देर से, तो सवाल ही नहीं बनता ना यहाँ। ये क्लियर हुआ? अब इधर आओ, फ्लोरीन की 4 है, कार्बन में चाटा मार मार के, झापड़ पेल पेल के इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपनी तरफ। ऐसा नहीं है कि आयनाइज कर लेंगे, आयनाइज नहीं कर सकते, पर इलेक्ट्रॉन में अब कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आई। कार्बन पे अब क्या आएगा? प्लस आई। तो मुझे बताओ यहां से जब आएगा तो इसके पास क्या अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? तुम भी जानते हो वो इलेक्ट्रॉन और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। अब अगर अट्रैक्शन आई तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो गई, और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हुई तो अब इसका एनर्जी डिफरेंस दूसरे ऑर्बिटल के साथ जिसके साथ हाइब्रिडाइज करने वाला है कम आ गया। तो मेरे पास वो 2 ऑर्बिटल है जिनका एनर्जी गैप कम हो गया है, तो वो हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, तो ये आदमी हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, क्योंकि ये हायर की बजाय कहां आ गया? लोअर ई लेवल पे आ गया। अब इससे बातचीत हो सकती है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा।
ये भी मुद्दा क्लियर हुआ, पक्की बात। तो ये बताओ इसके साथ क्या होगा। और इसके साथ भी बताओ क्या होगा। बताओ ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा क्या? क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इसका मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसका बताओ। बराबर बराबर साइज किसका छोटा है, तो इफेक्ट किस पे ज्यादा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वो भी तीन तीन लगे हुए हैं, वो भी तो जाएगा। अब समझ आ रहा है कब और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन होगी, कब नहीं होगी। सारा खेल अगेन किसका है, एनर्जी का। एनर्जी ज्यादा कम का नहीं, एनर्जी एक्सचेंज और रिडिस्ट्रीब्यूशन के तरीके का, किस तरीके से एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर हुआ? यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना, इफ सेंट्रल एटम इज, रुक जाओ, सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स, then it will undergo hybridization, else, क्लियर? याद रही ये बात। खुद देख लो यहां कार्बन, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम है, नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन। यहां सेंट्रल एटम आसपास वालों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होगा हाइब्रिडाइजेशन। ये आसपास वालों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम, यहां भी सेंट्रल एटम आसपास वालों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन के लिए भी समझ आया क्या हुआ, पक्की बात है। अच्छा यहां पे एक और चीज बता सकता हूं मैं तुम्हें, व्हाट अबाउट NH4 माइनस। तो NH4 माइनस कैसे फॉर्म हुआ होगा वो देखते हैं। NH4 माइनस ऐसे फॉर्म हुआ होगा कि यहां क्या था इसके पास, लोन पेयर ऑलरेडी किसमें था, sp3 में, और यहां एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का। मुझे बताओ ये वाला जो लोन पेयर है sp3 में है, ये s से तो ज्यादा एक्साइटेड है ना, और अब इसके और जो हाइड्रोजन आ रहा है उसके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा कम है, और शेयरिंग के लिए भी तैयार है। तो क्या अब ये अपना इसको डोनेट कर देगा लोन पेयर। एक्चुअल में ऐसे डोनेशन ऑफ लोन पेयर चलती है, यही रीजन है। लोन पेयर के डोनेट होने का भी रीजन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब मुझे एक और बात बताओ, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये सिग्मा कोवेलेंट, ये सिग्मा कोवेलेंट, ये सिग्मा कोवेलेंट, और ये वाला सिग्मा क्या है, कोऑर्डिनेट। रुक जा, मुझे बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। कौन सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोऑर्डिनेट भी बन जाता है तब भी स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं आता, किसकी वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, वरना फर्क आ जाता है इसमें, स्ट्रेंथ में फर्क आता। हाँ बोल। हाँ सॉरी, NH4 प्लस होगा ना, ऑब्वियसली भाई प्लस होगा, समझ आया। और अब इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, क्या रीजन समझ में आया मैं इसको ऐसे क्यों बना सकता हूं। और इसीलिए दुनिया मानने को मना कर देती है कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में फर्क भी है, क्योंकि बॉन्ड तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिकमिंग ऑर्बिटल एज एन हाइब्रिडाइज्ड एंड देन ओवरलैपिंग के बाद फॉर्म हुआ है। तो अब कोई पता नहीं लगा सकता दुनिया में कि कौन सा कोऑर्डिनेट था, कौन सा सिग्मा था, स्ट्रेंथ वाइज। कैसे, स्ट्रेंथ वाइज।
तो चारों की सेम स्ट्रेंथ आई और इस पे प्लस आ गया। प्रोसेस देखा ना हमने, मैंने क्या कहा, स्ट्रेंथ वाइज। क्या बोला है? स्ट्रेंथ वाइज फर्क नहीं बता पा रहा कोई भी, और उसका रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करने का भी रीजन कौन हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होती ना, ये कंपाउंड भी नहीं बनना था। क्या ये सारी बातें समझ में आती है? पक्की बात है। अब मुझे बताओ, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में इतने सारे बॉन्ड के नाम लिख दिए थे, वो सारे के सारे किसके आफ्टर मैथ हैं? एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के आफ्टर मैथ है। इंटरफेरेंस का तरीका बदला तो बॉन्ड का कैरेक्टर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड का बिहेवियर सब बदला। वो बदला तो बॉन्ड का नाम बदला। क्लियर हुआ? तो यहां तक बताओ, हाइब्रिडाइजेशन मजबूत चल रही है तुम्हारी? अब तक कोई दिक्कत आ रही हो हाइब्रिडाइजेशन में? पक्का? अच्छा, और क्या देख सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में? साइज का भी रोल तुम्हें पता लगी गया है ना? और कैसे कैसे कौन कौन किस में हाइब्रिडाइजेशन हो पा रही है, किस में नहीं हो पा रही है, ये भी तुम्हें पता लगी गया। ठीक है, और क्या बता सकते हैं इसमें? ठीक है, अब सुनो, ऐसे पढ़ना चीजें। अभी हाइब्रिडाइजेशन खत्म नहीं हुआ, वीबीटी खत्म नहीं हुआ, इतना सा बचा है, इतना सा, बस इतना सा बचा है। पर क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया, मुझे अब VSEPRT पहले पढ़ा देना चाहिए। पहले थोड़ा सा VSEPRT पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा वो पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फिर से VBT पे आऊंगा और फिर दोनों को रिलेट करूंगा, तब जाके तुम्हारा, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ा ना पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, खत्म हो गया। PPT थोड़ी चल रही है, तुम्हें चीजें समझनी है ना। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक अब पढ़ा के, दूसरे वाला पहले पढ़ा के, फिर जो बचा हुआ है वो बाद में पढ़ा दूंगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सुनना, वो तुम्हें अपने आप फील आ जाएगी मैंने क्यों किया ऐसा। तो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा VSEPRT पढ़ाऊंगा, ठीक है? मतलब क्या है इसका? मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, बेसिकली ये तुम्हें एक ही लाइन में बताऊं, किताबी भाषा नहीं लिख रहा, लेकिन जो लिख रहा हूं वो कहीं गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। एक लाइन में तुम इसको खत्म कर सकते हो, प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर। साला लोन पेयर है तो पर रखे कहां, वो बताता है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को कहां रखा जाए वो बताता है। डन? धीरे धीरे समझ में आएगा अभी क्या बोल रहा हूं। और प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर किस तरीके से होने चाहिए कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए? रिपल्शन सच दैट रिपल्शन बिकम्स मिनिमम, सो दैट ई सिस्टम डिक्रीजेस मैक्सिमम। और किसमें रिजल्ट करेगा ये? रिजल्ट इन ई मिनिमम ऑफ सिस्टम। सिस्टम को उसकी मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव करने में हेल्प करेगा। कौन? रिपल्शन अगर मिनिमम हो जाए, रिपल्शन अगर, अच्छा मिनिमम कब होगी रिपल्शन? जब जब लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे। काश इतना आसान होता, अगेन काश इतना आसान होता कि दूरी मैक्सिमम कर दो तो एक को दूसरे ब्रह्मांड में छोड़ आते, खेल खत्म। पर इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो अब सुनना, हाँ बोल बोल। हम्म, ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? नहीं, अच्छा रीजन है, ये नहीं कि डब्बा है उसमें भर दिया, ये तो इजी बात होगी कि हाँ ठीक है चलो ऐसा है। असली रीजन क्या है? अच्छा पहले तो ये बताओ कि, वो भी छोड़ो, चलो मैं बताता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी समझते नहीं है इस बात को, अभी समझेंगे इस बात को, फिर वही है, गांठ लग जाएगी चीजों में। तुम एंटी ऑर्बिटल का तब तक इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आ जाती। तुम तब तक इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल देता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से तुम शांत हो जाओगे, क्यूरियोसिटी थोड़ी बुझेगी तुम्हारी। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां है, इनके बीच में अभी रिपल्शन बहुत ज्यादा है ना? इलेक्ट्रॉन छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं चार्ज लो, इन दोनों में रिपल्शन बहुत ज्यादा है। क्या अब रिपल्शन कम होगी? रिपल्शन कम हुई है ना, पक्की बात है। अच्छा, अब मैंने कहा कि एक सिस्टम है,
जिसमें ये 3 कूलम स्टैटिक है, यहां भी स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब किसी एक फ्रेम से रुका हुआ है। तुम भी जानते हो एटम में वो फ्रेम कौन सा है, न्यूक्लियस। खुद इलेक्ट्रॉन तो सारे स्टैटिक थे। तो तुझे पता है हमारे रदरफोर्ड भैया हीरो थे। वही खत्म हो गया था एटॉमिक मॉडल। तो तरबूज भी सफिस कर जाता हमारी बात को। अच्छा, यहां ये स्टैटिक थे और ये स्टैटिक नहीं है। ये मूव कर रहा है C बाय 200 से, और ये मूव कर रहा है C बाय 250 से। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। कहां मूव कर रहा है? एक दूसरे से दूर मूव नहीं कर रहा, एक दूसरे के पास मूव नहीं कर रहा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहा। स्पेस में वर्पूल मोशन कर रहा है, ट्विस्टेड। स्पेस में ट्विस्टेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। स्पेस में ट्विस्टेड मोशन या एंटेंगल्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे कि वो कहला तुमने पोशंपा भी पोशंपा, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे 2 हाथ पकड़ते हैं क्रॉस करके, और 2 इंसान ऐसे झूमते हैं और खींचते हुए एक दूसरे को पीछे जाते हुए। अरे यार हम फुटबॉल वाले आदमी हैं, नहीं पता है इतने रूल, है ना। मैं बास्केटबॉल फुटबॉल का थोड़ा सा ठीक था, तो मुझे तो आज तक 10-10 टीवी टावर में फर्क नजर नहीं आया। मैं तो दोनों को सेम तरीके से खेल जाता था। शुक्र है रोनाल्डो नहीं बोला उसने, मौसी। तो ट्विस्टेड मोशन कुछ कुछ ऐसा जैसा मैंने अभी बताया, है ना। तो ये ट्विस्टेड मोशन है, कोई एक बीच में पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और ये एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है इस पॉइंट के अराउंड, ये भी एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है इस पॉइंट के अराउंड। समझ आया? और ये स्पीड है इनकी, ये इनकी स्पीड है। यहां ये स्टैटिक है, यहां ये स्टैटिक है। समझ आया? यहां लोरेंट्ज फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां लोरेंट्ज फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। क्या मैं ऐसी बातें कर सकता हूं? पहले तो ये बताओ, इतनी फिजिक्स पढ़ी है? मैंने तो पढ़ाई है, तुमने पढ़ी है? लोरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लोरेंट्ज फोर्स मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक में रिपल्शन ऐसे काम नहीं करता जैसे तुम सोचते हो। मैग्नेटिक में जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिपल्शन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो स्पीड भयंकर है, स्पीड भयंकर है। दोनों का ट्विस्टेड मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ गई, तो तुम्हें नहीं लग रहा मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओवरकम कब का कर चुका? पास पास बैठ के भी ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, ये दूर बैठ के भी अनस्टेबल हो रहे हैं। वेट फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं बता तो रहा हूं कि ऐसे डायरेक्टली अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊं तो दुनिया के हिसाब से पढ़ाना तो मेरे से पढ़ लो, मैं नर्सरी के बच्चे को भी पढ़ा दूंगा, रिलेट होगा उससे। पर अगर तुम्हें मेरे हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए पहले लायक होना, उस एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा, तब एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो अब समझ में आया कहाँ यूज हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया पड़ा होगा कि एंटी ऑर्बिटल का कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आया? अभी तुम्हें ये समझ में आ पाएगा, इसीलिए मैं एंटी ऑर्बिटल बता जरूर दिया, क्योंकि वो वही बताने की जगह है असली। अगर रटवाना नहीं है, तुम्हें फील के साथ समझाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 2 टाइप से आएगी, एक डिस्ट्रक्टिव की तो भी गिनो और कंस्ट्रक्टिव की भी गिनो, दोनों गिनो, सिस्टम तो दोनों फॉर्म होंगे। तो एक सिस्टम को हमने डिस्कार्ड कर दिया है कंप्लीटली। क्यों कर दिया? क्योंकि अभी उसका इस्तेमाल ही नहीं आ रहा। अभी अपना काम किससे चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट से चल रहा है, सारा काम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से चल रहा है। क्योंकि ये जो भी बॉन्ड है वो सारे के सारे कैसे हैं? कोवेलेंट है या इलेक्ट्रोवेलेंट है? कोवेलेंट है या, और शेयरिंग भी 100% कोवेलेंट नहीं होती, उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहां अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बढ़िया काम चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है तो चला रहे हैं। क्यों मैग्नेटिज्म लाए, है ना। और मैग्नेटिज्म फिनोमेना हमेशा टफ होते हैं। तुम खुद सोच लो तुम्हें कौन सा ज्यादा टफ लगा था, मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक टफ लगा है मैग्नेटिज्म से। ठीक है, 2 तारीख को पेपर है, आज इसलिए किताब मंगाई है, अब पढ़ेगा। पैनिक कर रहा होगा, सोबर रहने के बजाय सोबिंग कर रहा होगा, आंसू हो गया, है ना। आओ ध्यान दें। तो यहां इतना आसान नहीं है कि तुमने सबसे दूर रख दिए, एक को अपने घर ले गए, एक को दूसरे घर छोड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
तो यहाँ पे कैसे कैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझना। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 3 एटम ऐसे रखे, 3 एटम ऐसे रखे, और ये 3 एटम इस प्लेन में है। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। तो कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। तो ये तीनों के तीनों एटम कहाँ रखे हुए हैं? एक्स जेड प्लेन में। समझते रहे ना? और ये 2 एटम कहाँ रखे हुए हैं? वाई एक्सिस में। शायद अब तुम्हें इमेजिन हो गया हो कि एक्स जेड प्लेन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक्स जेड प्लेन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। छोड़ो ट्राइंगल छोड़ो, मैं एक काम करता हूं, एक रजिस्टर दो मुझे, 2 पेन दो जल्दी। ठीक है। एक एटम यहां है ब्लू पेन की टिप पे, और 4 एटम इस रजिस्टर के कोने पे हैं, यहां 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 यहां, और नीचे एक और एटम है यहां। समझ आ गया सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम है। क्लियर हुआ? मुझे बताओ, एक इंटरेक्शन तो 180 पे है, एक इंटरेक्शन 180 पे है ये वाली, तो ये वाली इंटरेक्शन इज एट 180। ये इंटरेक्शन हाँ हाँ ऊपर वाले से ये वाली इंटरेक्शन कितने एंगल पे है? कितने पे? हाँ ये सीधी लाइन है। अब मैं देखना बताऊं इंटरेक्शन कैसे दिखते हैं। याद करो कि जब तुम मेरे से पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने शायद तीसरी चौथी क्लास में एक ऐसा सवाल कराया था इलेक्ट्रोस्टैट में, इरोडोटाइप, याद है? तो उसमें नीचे वाला हटा दो, सिर्फ ये सिस्टम था, और मुझे रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालना था। तुम टोर वगैरह एनजीओ सबकी हेल्प ली थी, इलेक्ट्रोस्टैट भी लगा था। तो वो एक फोर्स लास्ट में एक ही तो आया था ना, और जो जितने भी बने थे उनके रिजल्टेंट निकाल निकाल के, है ना? तो यहां पे भी मैं वैसे ही देखूंगा, सुनना ध्यान से। ये यही सेंट्रल एक्सिस है, ये मान लो। ये कितने पे है? जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल है, जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल है, उससे जिस पे एटम है वो एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 90 का। ये बात क्लियर हुई? यहां तो कोई परेशानी? पक्की बात? तो अब ये जितनी भी इंटरेक्शन मैंने बनाई थी, ये एक्चुअल में इसके साथ जो इंटरेक्शन बनेगी वो कितने पे बनेगी? 90 पे। इसके साथ जो इंटरेक्शन बनेगी वो भी 90 पे। मैं बोर्ड एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है? इसके साथ, इसके साथ ये वही वाली बात है कि इसकी जो टिप है, इसकी जो टिप है वो इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है? इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है। इतनी बात समझ आई? कोई भी परेशानी हो तो बोल सकते हो। पक्की बात है? इस टिप से यहां तक का एंगल 3D एंगल है या 2D एंगल है? 2D। अरे ये प्लेन देख, ऐसे एक प्लेन काट दे तो 2D हो जाएगा ना। ये बात क्लियर हुई? यहां से यहां तक हर जगह 2D है। ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूं वो इस प्लेन और इस एटम के बीच की बात कर रहा हूं। तो वो एंगल हमेशा कितने होंगे? 90। वो एंगल हमेशा कितने होंगे? 90 होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? डिटेल में बाद में बताऊंगा। इसके साथ भी ये चार आपस में भी क्लियर हुआ? एक 180 और 90 कितने हैं? देखो 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, और 4 आपस में कितने हो गए? 12। तो क्या 12 एंगल ऐसे हैं जो 90 हैं, और एक एंगल ऐसा है जो 180 पे है? पहले तो ये ज्योमेट्री समझो। मैं डायरेक्ट सबसे टफ केस ले रहा हूं और उसी को ही पेल दूंगा, इससे तो तुम्हें एक साथ सब समझ आ जाएगा। ठीक है? तो देख, ये टिप दिख गई, यहां टिप दिख गई। पक्की बात है? इस टिप से ये चारों के चारों एटम किस प्लेन में है? 90 वाले में। इससे 90 वाले में।
वाई एक्सिस से एक्जेड प्लेन कितना एंगल बनाता है? 90। ये एटम कहाँ है? इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहाँ है ये एटम? इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला एटम, इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला एटम, इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला एटम। समझ आया? तो इस एटम से ये चारों के चारों किस कॉन्फ़िगरेशन पे? एट 90। कॉन्फ़िगरेशन एट 90। ये बात क्लियर हुई? अब एक यहां भी तो है ना, देखो ये वाला तो यहां था, एक ऐसे इधर भी तो होगा, मैंने तो इधर करके दिखा दिया है कि 4 और 90 आ गए। हटा लो अब सब। ये स्क्वायर है, क्या है? तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है पर कोई नहीं, मुझे स्क्वायर लेना है। इतना हिस्सा काट लो, क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर है। स्क्वायर के डायगोनल कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? 90 पे। कितने पे? तो मुझे बताओ, यहां ऐसे क्रॉस बनेगा ना, उस क्रॉस में कितने एंगल बनेंगे? 4। कितने एंगल बनेंगे? अमाउंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल नहीं, कितने? 4। वो चारों के चारों कितने होंगे? 90। तो 12 एंगल है जो 90 है। अब आगे समझ। अभी तुम कह रहे थे ना 8, तो समझ आ गया 4 नहीं आ रहे। वो 4 कौन से हैं? ये 2 डायगोनल एक दूसरे को कितने पे काट रही हैं? एडजेसेंट देखा जाता है हमेशा। मैंने देख, एक जो 180 लिखा है, वो एक 180 इसके बीच लिखा है, अभी आऊंगा उस पर भी। तो एक एंगल 180 होगा, एक एंगल 180 ये होगा, तो 3 180 बनेंगे वैसे तो कायदे से, है ना? चलो अभी एग्जैक्टनेस पे, वैसे अभी भी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बाद में ही बताऊंगा। 3 एंगल 180 के हो गए, पर इनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ये प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है। कैसे नहीं है? एडजेसेंट नहीं है, लेकिन ये एडजेसेंट है। जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो एडजेसेंट से आएगी। वो सारी बातें कैसे क्यों पता लगेगा धीरे धीरे, है ना? पर अभी मुझे ये बताओ, 90 कितने हो गए? 180 कितने हो गए? ये तो बात क्लियर हुई ना? तो अब तुम्हें एक एक बात समझ में आ रही है कि 12 एंगल ऐसे हैं जो 90 हैं, और 3 एंगल ऐसे हैं जो, इतना समझो पहले तो। और मुझे हमेशा हमेशा चीजें किसके अकॉर्डिंग देखनी है? ए अपोजिट या एडजेसेंट? अपोजिट नहीं देखना, क्या देखना है? एडजेसेंट देखना है। समझे हो ये बात? पक्की है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 90 बताया तो, 2 180 4 90, 2 180 4 90। आओ, कितना एंगल है? कितना एंगल है? तुम चाह रहे हो ये भी गिन लूं क्या? अरे जब एक गिन लिया दूसरा अपने आप ही, एक एंगल 180 अपोजिट वाले अपने आप ही। अच्छा, अरे मैं तो ये मान के चलता हूँ जो मैंने पढ़ा दिया वो है नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसे पढ़ाओ और भूल जाओ कि मैंने खुद क्या पढ़ा है, वो भी भूल जाओ, क्योंकि देख लिया है मैंने, कुछ याद नहीं रहता है। ये कितने बने? 90 बने। 4 एडजेसेंट 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 एडजेसेंट, कितने एडजेसेंट? 4, और चारों के चारों 90। तो एडजेसेंट वाले देख, ये है ना एडजेसेंट मॉलिक्यूल, तो ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है। हाँ, उसका रीजन बताऊंगा बाद में। इंटरेक्शन, ज्योमेट्री, प्लेनरिटी, ये सब क्या होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। भाई मैं एडीटीए नहीं पढ़ा रहा हूं। ये और ये आपस में, जो मैं कह रहा हूं वो सुन, ये और ये आपस में एडजेसेंट, और एंगल यहां कितना बना? 90। इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। समझ अब क्या चल रहा? अभी मैं मॉलिक्यूल और प्रैक्टिकलिटी पे नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बस एक बात समझाने को बोल रहा हूं कि अगर मैं इसके, देख मैंने यहां एटम रखा हुआ है, दिख रहा है? ये जो एटम मैंने रखा हुआ है, मैंने ऐसे एंगल थोड़ी ना नापा है, मैंने देख ऐसे नापा है। कितना है ये? समझ आया? मैं इतनी देर चर्चा कर रहा हूं, मुझे लगा तो मैं एक दो चीज बताऊंगा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ तुम पढ़ नहीं पाते हो, इतनी बड़ी बुद्धि नहीं है पढ़नी, पर तुम्हें सारी चीजें एक साथ है। एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई एक्सिस, एक्स जेड प्लेन, वाई एक्सिस। मुझे ढूंढ के बताओ सेंट्रल एटम कहां है? कहां है? एक्जेड प्लेन में भी कहां है? इसके रेफ, ये है ना सेंट्रल एटम,
इसके रेस्पेक्ट में ये और ये कैसे हैं? 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 तो एंगल ये थोड़ी ना देखूंगा, एंगल क्या देखूंगा कि ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब एक और बात, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन आखिरी बता दो। तो मुझे बताओ, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, तो अपोजिट कितने हैं? मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टी डिराइव नहीं करते। ये प्रॉपर्टी डिराइव, कुछ सोचो ना यार, ये एक प्लेन आ चुका है, बीच में मॉलिक्यूल का छल्ला आ चुका है, इसके क्या लेने देना? आया समझ? ऐसे ही मुझे बताओ कि एडजेसेंट कितने हैं? देख, एक, दो। एडजेसेंट ये नहीं देखते कि सर फ्लोरीन और एक्सी तो एडजेसेंट है, मजा आ गया। दिख रहा है ना? ये क्या है सारे के सारे? कितने एडजेसेंट है? 4 और 90 बने हैं। कितने? और 90 बना है। कितने? और क्या बना है? वही मैं बता रहा था, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस यहां से पकड़ा हुआ है। प्लेन को भी यहीं से ही पकड़ा हुआ है, एक्जेड प्लेन। एक्जेड प्लेन पे 4 कोनों पे यहां मॉलिक्यूल है, तो 2 तो 180 बने, और ये 2 180 बने, 3 180 तैयार। अब तुम यहां जो एटम है ऐसे नहीं निकालोगे इंटरेक्शन, सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग निकालोगे। तो ऐसे आए 90, ऐसे आए 90, ऐसे आए 90, ऐसे आए 90, तो 490 ही हो गए। 490 नीचे से हो गए, और ये जो प्लेन में थे ये 490, 1290 एडजेसेंट, और 3 एंगल 180 अपोजिट। तैयार हुई है बात? कर सकते हैं अब आगे? मैं ज्योमेट्री बता रहा था एक कि मैं इसको इसको ओरिजिन तो यही है ना लाला, ओरिजिन को रखते हुए। चलो ठीक है, मान लिया, मैं भी तो सीखता ही हूं ना। देख, मैं हमेशा ऐसे लोगों को पढ़ा है जो ऑलरेडी पढ़े हुए होते थे, तो अभी 2-3 साल से ही मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूं कि जो नहीं पढ़े हुए हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है शुरुआत से एकदम कैसे कुछ चीजें, ठीक है मेरी तरफ से स्किप हो जाती हो, तुम्हारी गलती नहीं हो, मेरी गलती है। ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना 11वीं 12वीं का सब कुछ पढ़ के बैठा। समझ नहीं आया क्या? और मर भी जाना चाहिए 4-5 दिन बाद, फिर भूखे हैं? शाबाश। आओ कुछ और बातें सीखते हैं अब। अच्छा, ये एंगल की ज्योमेट्री तुम्हें समझ में आ गई है अच्छे से? पक्की बात है? ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये एक्सी ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 6 बनाया। 6 बनाया, तो इसके पास एक लोन पेयर रहा होगा। पक्की बात है, लोन पेयर रहा होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे बात करूं F प्लस, अब भी लोन पेयर रहा होगा। अब लोन पेयर, हाँ पहले दिया होगा तब बॉन्ड बना होगा, सही बात है। तो अब लोन पेयर नहीं है। मैं एग्जैक्टली ऐसे मॉलिक्यूल की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी पेंटागन समझने लायक नहीं हुए हो तुम, है ना? क्योंकि उसमें डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री भी आती है, कैप्ड ओरिएंटेशन भी आती है, वो सब अलग चीज है। तो अभी डायरेक्ट वहां लेके जा रहे हो जो समझ में ना आए, वो जो समझ में आ जाए वो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट मैंने ले लिया। तो अब F प्लस, अभी तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है ना? पक्की बात है? ठीक है। मैं ये उड़ा दिया। जब मैं ये उड़ाया तो लोन पेयर तैयार हुआ है, बहुत ध्यान से देखो, समझाता हूं, अगले पेज पे आओ। भाई साहब क्या बदतमीज आदमी, सरक के ही नहीं दिया। अभी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसके पास 8 था ना? 6 तो ये हो गए, और 8 ये हो गए, 8 होता है। तो ये पहले एक इसे देगा, पहले एक इसे देगा, लोन पेयर नहीं देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बोलेगा बताइए मत किसी को, और ये बोलियो मेरा है। तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो अभी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, पर ध्यान से सुनना। अभी 4 बचे हुए हैं।
अब यहां लोन पेयर गया, बट यहां एक लोन पेयर बच गया। तो वेस्पर यही तुम्हें एग्जैक्टली बताता है कहां रखूं। अब आई फील, अब इसका मतलब ये नहीं दूर लेके रख दूं, कहां दूर, अब मुझे सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। अब मुझे यहां दूरी दूरी सिमेट्री के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि किलोमीटर में आएगी। ऐसे नहीं लेके भाग जाओ, दूरी सिमेट्री है। उसी इसी ज्योमेट्री में कहां रखूं कि रिपल्शन मिनिमम हो। वही कह रहा था मैं कि अगर इतना ही आसान होता ना बस कि दो को लेके भाग जाओ दूर, तो मिनिमम रिपल्शन होगी, तो फिर दिक्कत ही क्या थी। पर चीजें ज्योमेट्रिकल और सिमेट्रिकल है ना।